हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स, यानी संसद पर कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है। कार्यपालिका कहें तो सरकार मान लीजिए, मोटे तौर पर उसको ही हम लोग कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो सरकार के जैसे 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है? प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद आ जाती है, राष्ट्रपति आ जाते हैं। ठीक है, आपको याद दिला दें, संसद का गठन अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो सरकार के अंग 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति और उनकी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका में आ जाते हैं। वैसे तो और भी लोग आते हैं, महान्यायवादी वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। विधायिका यानी लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी? कानून को बनाएगी, विधि निर्माण। ठीक है, विधायिका विधि निर्माण करेगी और कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराएगी। न्यायपालिका ये देखेगी कहीं कोई ऐसा कानून तो नहीं बन गया जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। और संविधान की अभिरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है और संविधान की अभिरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है। तो हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हम कह सकते हैं, न्यायपालिका इसको कंट्रोल कर रही है, विधायिका को, और न्यायपालिका किसको कंट्रोल कर रही है? कार्यपालिका को भी कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, न्यायपालिका विधायिका को कंट्रोल कर रही है और न्यायपालिका कार्यपालिका को भी रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो कार्यपालिका ये आई कहां से? कार्यपालिका हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, या हम कहें संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। हमने आपको बताया था, अगर एक मंत्री कोई गलत काम करता है तो उसके लिए पूरी संपूर्ण मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगी। तो इसे हम लोग शक्तियों का 36 बंटवारा कहते हैं। आपको याद होगा कि भारत ब्रिटिश का कॉलोनी रहा है, यानी उपनिवेश रहा है। तो भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया अंग्रेजों ने, इसलिए भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि हमारे जो नेता थे वो इनसे अवगत हो गए थे, इस व्यवस्था से उनको काफी अनुभव हो गया था। वो अंग्रेजों को देखते रहते थे, हमारे जो नीति निर्माता है, संविधान निर्माता है, तो उनको देखते रहते थे कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो इसीलिए तो ज्यादातर प्रावधान, वैसे तो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो संसदीय शासन व्यवस्था को इसीलिए अपनाया गया, और संसदीय शासन व्यवस्था की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसे हम लोग शक्तियों का 36 बंटवारा कहते हैं। ये देखिए, जब हम किसी MP को चुनते हैं तो वो संसद में जाके बैठता है। ठीक है, और फिर जब वो हमने उसे चुन लिया, इसके बाद उसे कोई मंत्री पद दिया जाएगा, तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद आ जाएगी। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा संविधान के 74 संविधान में कहा गया है, अनुच्छेद में 74 आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्योंकि कार्यपालिका हमने कहा आपको बता दें कार्यपालिका क्या होती है, बहुत ही बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो संसद का कार्यपालिका यानी सरकार पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। आपको पता होगा कि जब संसद का सत्र चलता है, हमने 3 सत्र बताए थे, बजट सत्र बताया था, मानसून सत्र बताया था, शीतकालीन सत्र बताया था, ठीक है। तो बजट सत्र फरवरी से लेके मई तक चलता है और बजट सत्र मानसून सत्र आपका जुलाई सितंबर में चलता है, नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। इसमें क्या होता है, जो संसद की कार्यवाही होती है किस प्रकार से होती है, यानी जो सांसद होते हैं वो सरकार से यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो संसद का जो पहला घंटा होता है उसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, यानी ये 11 से 12 बजे तक का समय होता है प्रश्नकाल। और यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। ये देखिए तारांकित प्रश्न क्या होता है, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 पूछे जाते हैं, वो भी पहले से सूचना दी जाती है मंत्रियों को, ठीक है। अतारांकित प्रश्न, यहाँ प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और एक दिन में 270 प्रश्न निर्धारित हैं। प्रश्नकाल आपको समझ में आया। शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद 12 से जो 1 बजे का समय होता है वो शून्यकाल का कहलाता है। शून्यकाल में किस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, यहाँ पे सीरियस इशू पे बात होती है, गंभीर मुद्दों पर, यानी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। जैसे किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी की हत्या, मर्डर कर दिया जाए, रेल में दुर्घटना, ठीक है। तो ये आपका है शून्यकाल। और आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आधे घंटे की चर्चा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अब जल्दी हमने बताया संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो प्रश्नों एवं प्रस्तावों के माध्यम से क्या करती है, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो प्रस्ताव को हम जल्दी से अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।